Assalamu alaikum. Class 9 Biology, Chapter number 1, The Science of Biology. Today's our topic is Scientific Method. Scientific Method क्या होता है? Method कहते हैं किसी भी तरीकाकार को, तो Scientific मतलब जिसे हम साइंसी तरीकाकार के मुताबिक चलाते हैं। Scientific Method को हम कहेंगे साइंसी तरीकाकार। Scientists टेक स्पेसिफिक स्टेप्स। साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक मखसूस जो है वो स्टेप्स लेते हैं फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क, अपने साइंटिफिक वर्क या रिसर्च को, अपना जो साइंसी काम होता है या उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हम किसी भी मसले को हल करने के लिए कोई तरीकाकार निकालते हैं, कोई मेथड अडॉप्ट करते हैं, तो ये जो हमारे पास किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, क्योंकि हम इसको साइंटिफिक स्टेप्स, साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए हम उसको साइंटिफिक मेथड कहेंगे। These steps are called scientific methods। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स, तो आप यहां से कर सकते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी साइंटिफिक मेथड्स की। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, यानी कि दो चीजें हैं, नंबर 1 हमारे पास साइंटिफिक मेथड है और सेकंड 1 हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसको हम बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास स्टेप्स हैं, क्योंकि साइंटिफिक तरीकाकार के जरिए हम यूज कर रहे हैं, तो इस साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड भी कहेंगे। इनके बायोलॉजिकल मेथड आ जाएंगे, साइंटिफिक मेथड आ जाए, आपने एक ही डेफिनेशन यूज करनी है। इनके साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स यूज करते हैं। उन स्टेप्स को हम साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल स्टेप्स बोलेंगे। बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर जब बात आ जाएगी, जब आपको पूछा जाएगा ना साइंटिफिक मेथड, तो आपने यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। जब आपको पूछा जाएगा बायोलॉजिकल मेथड, फिर आपने यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि जब हम उसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करेंगे तो उन स्टेप्स को हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। अब वो स्टेप्स कौन से हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर बायोलॉजिकल मेथड्स या व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये स्टेप्स क्वेश्चन जो है वो इस तरह से ही पूछ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू इन्वॉल्व इन अ साइंटिफिक मेथड। ये भी पूछ सकता है कि ये भी कह सकता है व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर यूज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के लिए प्रॉब्लम के स्टेप्स वर्ड भी यूज कर सकता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम का, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पास मेथड आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए, तो स्टेप्स आपने यही वाले जो 6 स्टेप्स है नहीं लिखने हैं। तो हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, वो सबसे पहला स्टेप हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। अब इनको आपने इसी सीक्वेंस के साथ याद करना है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी मसला आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि असल में मसला है क्या। रिकॉग्निशन होती है, यानी कि हम उसको पहचानते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई प्रॉब्लम है क्या, उसको रिकॉग्नाइज करना है। फिर हमने क्या करना है, उसको हमें पता चल गया कि हमें ये मसला है इसके साथ, तो हमने उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई ये मसला क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। फिर उसको ऑब्जर्व करते हुए हम एक स्टेटमेंट देंगे। हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दी हमने, ठीक है, कि भाई ये इस वजह से आ रहा है, ये इस वजह से नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है। डिडक्शन आती है, हम स्टेटमेंट की जो कंक्लूजन निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि आया जो हमारी डिडक्शन है, वो अगर ऐसा हुआ, इफ एंड नॉट आता है ना, इफ या देन, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम क्या कहते हैं, अब हमने ये एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होगा। एग्जाम्पल जनरली हम बात कर रहे हैं, तो उसके हम क्या करेंगे, तजर्बा करेंगे। एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम तजर्बे को, हम क्या करेंगे, तजर्बा करेंगे। अब अगर तो वो हमारा तजर्बा हमारे पास कामयाब होता है या नाकाम होता है, जो भी आता है उसका हम रिजल्ट लिखेंगे, भाई इसका नतीजा क्या निकला। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो स्टेप्स हैं जिसके जरिए से हम एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंटिफिक इशू और फिनोमेना दैट साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट। सबसे पहले तो कहते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इन्वॉल्व्स। इसमें ये आता है हमारे पास कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं किसको, और डिफाइन करते हैं किसको, साइंटिफिक प्रॉब्लम को। यानी कि हमने 2 चीजें की, उसको आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और उसको डिफाइन किया कि भाई हमारे पास एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। हमने प्रॉब्लम को जानना है, हमें जब तक मसले का पता नहीं होगा हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते ना। अब अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 दोस्तों के दरमियान लड़ाई हो गया, तो हमें जब लड़ाई की वजह ही पता नहीं होगी, तो हम उन दोनों दोस्तों के दरमियान सुलह कैसे करवाएंगे। तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि व्हाट द एक्चुअली प्रॉब्लम इज। सो सच प्रॉब्लम इज आइदर आस्क्ड बाय समवन। अब जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकता है, बाय समवन, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के जरिए से आए, बाय समवन, या वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आ जाए। यहाँ तो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च करते करते रिसर्च के दौरान इसके दिमाग में खुद ब खुद वो बात आ जाए, या फिर क्या हो कि किसी दूसरे बंदे के पर्सन के थ्रू उसको पता चले कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। कोई क्वेश्चन माइंड में रेज हो जाए ना, रेजिंग का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन रेज हो गया।
तो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट नोटिस, एक बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, नोटिस किया दैट प्लांट्स इन एन एरिया, के किसी भी एरिया के अंदर प्लांट्स होते हैं आर ग्रोइंग टॉलर, यानी कि एक एरिया इलाका है उसके अंदर जो पौधे हैं ना वो ग्रोइंग टॉलर, लंबे लंबे हैं, ठीक है, देन यूएल, आमतौर पे यानी कि जैसे हमारे आमतौर पे जो हमारे पास दरख्त होते हैं यूजली वो उनकी इतनी हाइट होती है, और हमने एक एरिया में गए वहां पे देखा कि जो हमारे पास वहां पे ट्रीज हैं उनकी जो लेंथ है ना वो बहुत टॉलर है, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे इधर जो शुमाली इलाका जाता है वहां पे क्या होता है, नॉर्मल रेंज में ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो वहां पे हमारे पास, अगर पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास बहुत लंबे लंबे पाइन ट्रीज होते हैं, उन्हें हम पाइन ट्रीज बोलते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो शेप होती है वो किस बेस पे होती है, उनके एरियाज की बेस पे। तो ये क्वेश्चन आएगा तो हमें पता है ना कि भाई क्यों होते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये बात पैदा होता है कि भाई एक इलाका है उसके अंदर हम जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं उनकी जो लेंथ है ना वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, वहां पे जो प्लांट्स हैं उनकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा टॉल है, वो टॉलर है, बड़े हैं, लंबे हैं, क्यों, वाई, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन की बात की जा रही है कि जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद भी आ सकता है और कोई और बंदा भी ये सवाल पूछ सकता है। ही डेवलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम हमारे पास ये आई है कि व्हाट फैक्टर्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करती हैं या बढ़ाती हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि एक क्वेश्चन बन गया ना, कैसा क्यों है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैसा क्यों होता है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी प्लांट को ग्रो करने में, उसकी इंक्रीज करने में, ग्रोथ को हेल्प करती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द प्रॉब्लम। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, मुशाहिदा, मुशाहिदा, ठीक है। दी दे यूज 5 सेंसेस, वो 5 सेंसेस को यूज करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन किन तरीकों से होती है, 5 तरीकों से, 5 सेंसेस के जरिए से। अब वो 5 सेंसेस कौन सी हो सकती है हमारे पास, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनकी वजह से हम अपने 5 सेंसेस को यूज करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। They also lead and study the previous researches on the same or related subjects। अच्छा, इसको आप बेशक छोड़ भी दें, आप ये जनरल समझने वाली चीज है कि हम कह सकते हैं कि they also lead and study the previous researches। अब ऑब्जर्व करने के लिए वो क्या करते हैं कि प्रीवियस रिसर्चेस को भी देखते हैं कि भाई पहले इस पे आया काम हो चुका है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो किस हद तक हुआ है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ इसके अंदर जो है ये लिख सकते हो, ये जो आपका रिकॉग्निशन है ये तो आप एज इट इज कर लो, ठीक है। ये आप लास्ट वाली लाइन छोड़ सकते हो, इट्स इनफ। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आती हैं तो साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम, दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, इट्स इनफ। उसके बाद ये जो लाइन है ये आप कट कर दें, दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेस एंड सो ऑन। फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस की 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और सेकंड वन हमारे पास हो सकती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं। सबसे पहले उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन उसके नाम से जाहिर कर रहा है कि क्वालिटी को मेजर करेगा, विच इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशंस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर, जिसको हम नंबर्स में शो नहीं कर सकते, हम उसकी क्वालिटी की बेस पे मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं दी कलर, ठीक है। अब कलर का टेक्सचर कैसा है वो हम नहीं बताएंगे, टेक्सचर ऑफ द फ्लावर के हमारे पास फ्लावर कौन सा है, क्वालिटी कैसी है फ्लावर की, फ्लावर का नेम कौन सा है, ठीक है। हम क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि फ्लावर है कौन सा। सेकंड वन हमारे पास आ जाती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दिस, ये नाम से जाहिर हो रहा है, यानी कि देखिए हम अगर वर्ड के अंदर से क्लू निकाल लें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। क्वालिटेटिव मतलब कि क्वालिटी, ये हमारे पास आ जाएगी, क्वालिटी को मेजर करता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर हम क्वालिटी को देखते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये देखिए क्वांटिटी, इसके नाम से जाहिर हो रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्वांटिटी जो है मिकदार, उसको हम मेजर करेंगे। यानी कि इसके अंदर हम मयार को डिस्कस करेंगे कि उसका मयार क्या है, इसके अंदर हम मिकदार को डिस्कस करेंगे कि इसकी मिकदार क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले इसकी क्वालिटी देखते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। कपड़ा भी लेते हैं तो उसके ऊपर टेक्सचर लिखा होता है ना कि भाई ये इस टेक्सचर की है, इस कपड़े की है, तो हम क्या करेंगे उसका टेक्सचर देखेंगे कि इसकी क्वालिटी किस हद तक अच्छी है। फिर हम क्या करेंगे, किसी मिकदार देखेंगे कि हमें कितनी मिकदार में वो चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं इन्वॉल्व द मेजरमेंट, इसके अंदर क्या आ जाती है हमारे पास, मेजरमेंट्स आ जाती हैं या न्यूमेरिकल डेटा, नंबर्स की फॉर्म में आ जाता है हमारे पास डेटा, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम क्वांटिटी की टर्म्स में ना शो करते हैं, इनके क्वांटिटी की तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर द नंबर ऑफ द बर्ड्स इन अ ट्री, पहले हमने क्या देखा कि ट्री है, ट्री का कलर क्या है, ग्रीन, उसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये हमने उसकी क्वालिटी मैटर की। अब हम उसको जो मेजर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को हम कैसे कर रहे हैं, नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, कि एक दरख्त के ऊपर कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं,
दूसरी क्वांटिटी हो जाएगी। यहाँ तक हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन है। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, या किस तरह से हम ऑब्जर्वेशंस, हाउ ऑब्जर्वेशंस आर मेड। अच्छा, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, ये जो 5 सेंसेस वाला क्वेश्चन है ना कि 5 सेंसेस के जरिए ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, वो हम यहाँ कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपको इस तरह से कि व्हाट टाइप, हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशंस, या व्हाट थिंग्स आर यूज्ड इन द ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास जो 5 सेंसेस है ना, उसे आप मेंशन कर लेंगे। हमारे पास 5 सेंसेस होती कौन सी हैं? हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, सी देखना, नंबर 2 हम टच कर सकते हैं, नंबर 3 हम फील कर सकते हैं, नंबर 4 हम हेयर कर सकते हैं, यानी कि हम सुन सकते हैं। देख लिया, टच कर लिया, फील कर लिया, हेयर कर लिया, ये हमारे पास जो होती है ना, इसकी सेंसेस होती हैं। ओके, फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन को करने के लिए। एक और हमारे पास 5 सेंसेस है ये। नंबर 5 हमारे पास आता है टेस्ट, यानी कि हमने क्या किया, अब सी के देखने के लिए हमारे पास आंख इस्तेमाल होती है, हम आई के जैसे करेंगे, टच हम क्या करेंगे, बाय स्किन करेंगे, फील हम कैसे करते हैं, फील की बहुत सारी सेंसेस आ जाती हैं। हेयर हम कर सकते हैं अपने कान के जैसे, यहाँ पे हमारे ईयर सेंसेस यूज होंगे। टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जायका, वो उसके लिए हमारे पास टंग यूज होगी। यानी कि हम इन 5 सेंसेस के जैसे कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, व्हाट आर ऑब्जर्वेशन, राइट डाउन इट्स टाइप्स। तो आप ये दो लिखेंगे, इसके साथ हमारे पास ये डेफिनेशन है और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल सेपरेटली मेंशन की हुई है उसमें। फर्दर उन कहता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बिकॉज। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्व, अच्छा एक क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेटर होती है या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेटर होते हैं, इनके विच आर मोर एक्यूरेट, ठीक है। और फिर पूछा जा सकता है वाई, कि क्यों ऐसा होता है, विच ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट एंड वाई। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट एंड वाई, क्यों, कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, बेहतर होती है, और क्यों होती है। तो उसका आंसर हमारे पास यहां से है, यहां से लेकर यहां तक। क्वांटिटेटिव जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं आर मोर एक्यूरेट, वो ज्यादा बेहतर होती हैं देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यानी कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो मिकदारी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, ऐसे मुशाहिदे जो हम क्वांटिटी की बेस पे करते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटी की बेस पे जो हम मुशाहिदे करते हैं उनकी निस्बत। बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है, ये वाई वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसका आंसर है ये। सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि भाई ज्यादा बेहतर कौन सा होता है, क्वांटिटिव होता है ज्यादा बेहतर क्वालिटेटिव से। और उसकी वजह क्या है कि क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन होती है आर इनवेरिएबल, वो वेरिएबल यानी कि वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब जैसे कलर है, कलर में डिस्टिंक्शन आ सकती है कि कलर डार्क भी हो सकता है, कलर लाइट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि नंबर 6 है तो उसने 6 ही रहना, उसने 7 नहीं होना। इनवेरिएबल मतलब कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। मयरेबल उसको हम मैयर कर सकते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि इसका कलर ये है, तो क्या हम कलर को मैयर कर सकते हैं? हम कलर को मैयर नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये मयरेबल क्वांटिटी है एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो हम उसको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं। इनवेरिएबल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम मैयर नहीं कर सकते, और एक चीज प्लस पॉइंट है कि हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, अपने पास सेविंग रख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन इस तरह से भी वो कह सकता है कि ये बताएं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेटर होती है, और इस तरह से भी पूछ सकता है कि क्वांटिटी, ये वाली लाइन उठा के क्वेश्चन में दे सकता है। एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, व्हाई। ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे वो सिर्फ उसने वाई लगा देना, क्यों। तो उसके आंसर में भी आप यही 2 लाइंस लिखेंगे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है मोर एक्यूरेट होती हैं क्योंकि वो इनवेरिएबल होती हैं, वो मेजरेबल हो सकती हैं, और उनको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कितना हमारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आया था हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमने मुशाहिदा कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, किसकी बेस पे? 5 सेंसेस की बेस पे, सी, हेयर, टच, स्मेल, टेस्ट एंड फील। हमने इन 5 सेंसेस की बेस पे ऑब्जर्वेशन कर लिया। साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट, उसने एक स्टेटमेंट दी, ठीक है, दैट में प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। साथ तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कि अगर हमें प्रॉब्लम का पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें पता चल गया कि भाई दोस्तों के दरमियान लड़ाई हुई है, वो इस वजह से हुई है। हमें वजह पता चल गई, फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर वजूहात क्या क्या थी। हमने उसको ऑब्जर्व किया कि वाकई इनकी लड़ाई हुई है। मैंने सुना भाई किसी से, मुझे किसी ने आके कहा कि इन 2 बच्चों के आपस में लड़ाई हुई है, तो मैं क्या कहूँगी, पहले ऑब्जर्व करूँगी कि वाकई उसने जो बात कही है वो ठीक है या नहीं। यानी कि अगर बायोलॉजिस्ट ने
किसी समवन एल्स पर्सन से सुना है इस बारे में, तो वो क्या करेगा, पहले उसको इंक्वायरी करेगा कि आया ये क्वेश्चन ऑथेंटिक है या नहीं। जैसे प्लांट्स की हमने बात की, जो हमारे पास यहाँ पे मेन क्वेश्चन था, वो प्लांट का था कि कुछ एरियाज में प्लांट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, कुछ एरियाज में प्लांट होते हैं वो टॉलर होते हैं, क्यों, ये वजह है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कैसे 5 सेंसेस के जरिए से टेस्ट उनको देख के। अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लांट्स को, हम कैसे करेंगे, हम उनको टेस्ट करके तो नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हम उन्हें देख के ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने बाय सीइंग उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसके लिए स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये इस वजह से होते हैं। हमने क्यों दिया कि जो हमारे पास हिली एरियाज होते हैं वहां पे प्लांट्स बड़े बड़े इसलिए होते हैं कि उधर जो हमारे पास होती है स्नोफॉल होती है वहां पे, और वहां पे क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, ताकि वो ट्रांसपायरेशन ज्यादा से ज्यादा कर सके, अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर वो लॉस कर सकें, दैट्स वाई। तो हाइपोथेसिस के अंदर कहता है डेवलप अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, दैट में प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि वो किसकी बेस पे होती है कि जो हमने साइंटिफिक प्रॉब्लम आई थी ना उसके जवाब में कोई भी स्टेटमेंट वो दे सकते हैं। अब वो जरूरी नहीं कि वो स्टेटमेंट ठीक ही हो, वो स्टेटमेंट जो है वो ठीक भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, अंडर द स्टडी सच टेंटेटिव आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये आपके पास हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, यानी कि हम किसकी बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, इनके बनाते हैं, बताते हैं एक स्टेटमेंट को, दैट में प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम, जो ये प्रूव करते हैं, ये साबित करते हैं कि यह उस बात का जवाब है जो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम आई थी अंडर द स्टडी। तो इस तरह की जो टेंटेटिव कहते हैं एक्सप्लेनेटरी, ये जो आंसर होता है उस साइंटिफिक प्रॉब्लम का, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये आपके पास हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें। ओके, ये तो थी हमारे पास हाइपोथेसिस की डेफिनेशन। फर्दर हम कहते हैं साइंटिस्ट में हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, यानी कि हाइपोथेसिस एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है, मैनी प्रॉब्लम्स के लिए भी हो सकता है। यानी कि अब एक चीज इसने एलैबोरेट की कि मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक मसले की बहुत सारी राय भी हो सकती हैं, ठीक है। अब एक प्लांट की अगर हमने बात की ना कि प्लांट जो है वो क्या करता है, कई इलाकों में ज्यादा ग्रो कर जाता है, कई इलाकों में कम ग्रो कर जाता है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है, वहां के एनवायरमेंट की वजह से ऐसा होता है। तो दो स्टेटमेंट्स हमारे पास आ गई ना, तो मोर देन वन हमारे पास स्टेटमेंट भी हो सकती है, यानी कि एक हाइपोथेसिस जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो अ हाइपोथेसिस हैज ऑलवेज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं कि एक हाइपोथेसिस को, एक किसी भी स्टेटमेंट को एक हाइपोथेसिस कहने के लिए कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे पूछा जा सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, कि एक हाइपोथेसिस को अच्छा होने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं खसूसियात को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, यानी कि एक अच्छे हाइपोथेसिस के लिए कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए या हो सकती हैं। तो उसके आंसर में हम कहेंगे इट इज अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, यानी कि एक अथेंटिक होनी चाहिए कि जो सवाल है वही जवाब होना चाहिए, ये ना होगा सवाल पूछा जाए गंदम और जवाब दिया जाए चना। तो इट इज अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम की। इट ऑलवेज मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, अब यानी कि ऑब्जर्वेशन आपने की है अपनी आंखों के जरिए से और आप बता रहे हो कि सेंस के जरिए से, टेस्ट के जरिए से, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपके ऑब्जर्वेशन से मैच करनी चाहिए, हमेशा मैच विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्वेशन जहां से किया है वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो उसके साथ मैच करनी चाहिए। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि इसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से टेस्ट कर सकें। जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, अब मुझे पता चला कि ये अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो टॉल इसलिए होते हैं कि उनके अंदर मिनरल्स जो है वो ज्यादा आते हैं, एफिशिएंस होते हैं, और जो हमारे पास छोटे प्लांट्स होते हैं, अगर ये जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमारे पास जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो ये मेरी स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। तो टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन हमने किया, उसकी स्टेटमेंट दी है, उसको मैं इस तरह से एलेबोरेट करूं कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैं प्रूव कर सकूं कि जो मेरी स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं। देन आता है इट इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, और देर एक ऐसा रास्ता होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हाइपोथेसिस हमारे पास सही और ऐसा भी हो सकता है हमारे पास गलत हो, यानी कि उसको हम डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। दैट्स मीन कि हम उसे डिस्प्रूव भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे पास अथेंटिक ही हो, करेक्ट ही हो, वो रॉन्ग भी हो सकती है। तो ये हमारे पास हो गया हाइपोथेसिस। अच्छा, ये सारा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये आपको छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। देन आता है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती हैं? साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस मिल गया, अब हाइपोथेसिस के जरिए से क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, जो हमने देखे थे, एक्सपेरिमेंटेशन हुई,
एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से डेवलप ए लॉजिकल रिजल्ट, यानी कि लॉजिक के जरिए से रिजल्ट निकालेंगे, ऐसे ही नहीं निकालें, किसी रीजंस के अकॉर्डिंग, किसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। वो जो लॉजिकल हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, मेन चीज में एक जो की पॉइंट है वो क्या है, लॉजिकल रिजल्ट, उसे हम क्या कहते हैं, डिडक्शन। जो हमने बात की इफ देन की, ये डिडक्शन की डेफिनेशन है, इसे आप हाईलाइट कर लें। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, डेवलप करते हैं लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक लॉजिकल यानी कि ऑथेंटिक जो रिजल्ट है उसे निकालते हैं, उस रिजल्ट को हम हाइपोथेसिस के क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं। डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न इफ देन। डिडक्शंस क्या फॉलो करते हैं, पैटर्न को, इफ देन के पैटर्न को। अब इफ देन का पैटर्न क्या है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि अगर प्लांट के अंदर मिनरल्स की एफिशिएंसी है देन उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, अगर प्लांट के अंदर मिनरल्स की एफिशिएंसी नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो देन उसकी ग्रोथ जो है वो कम होगी। तो यानी कि इफ और देन, अगर ऐसा हुआ फिर ऐसा होगा, तो ये स्टेटमेंट आ जाती है। साइंटिस्ट अज्यूम देन इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, यानी कि अगर ऐसा है, इफ यानी कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट माइट बी द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया नीचे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एलैबोरेट करने के लिए एग्जांपल है। हाइपोथेसिस दिया पहले और फिर उसकी डिडक्शन कैसे हुई। हाइपोथेसिस कहते हैं लीफ डिस्कलरेशन, यानी कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसको डिस्कलरेशन का मतलब है उसके कलर जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके कलर जो होते हैं ग्रीन कलर अगर उसका, तो वो येलोइश होना शुरू हो जाएगा। एंड स्टंट ग्रोथ, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक गई है। स्टंट ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ, लीफ डिस्कलरेशन और स्टंट ग्रोथ इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। अब क्या हुआ कि ये हाइपोथेसिस दिया, एक स्टेटमेंट दी कि एक प्लांट के अंदर जो कलर उसका चेंज हो जाता है, वो जो पत्ता है वो पीला होना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ प्लांट की रुक जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है कि उसके अंदर आयरन की, मिट्टी के अंदर जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से होती है। अब ये स्टेटमेंट दे दी, अब स्टेटमेंट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो अब इसके लिए डिडक्शन की, डिडक्शन क्या होगी, इफ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्टम्स, यानी कि अगर आयरन की कमी की वजह से ये अलामतें जाहिर हो रही हैं, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इंप्रूव द कलर्स ऑफ द लीव्स एंड प्रमोट द प्लांट ग्रोथ। देखें, अब यहाँ पे हुआ एक्सपेरिमेंट कि अगर मैंने स्टेटमेंट दी कि भाई जो प्लांट्स है ना उनकी ग्रोथ इसलिए रुक रही है और जो लीफ उनका कलर इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी है, तो इसका मतलब है ना कि अगर मैं उसको उसी कमी को पूरा कर दूंगी तो उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं होंगी। किसी चीज की कोई कमी हो तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट हो रहा हो, तो अगर हम उस कमी को पूरा कर दे तो वो प्रॉब्लम तो नहीं ना फिर रहती। तो कह सकते हैं कि डिडक्शन क्या है, इफ आयरन डेफिशिएंसी, अगर तो आयरन की कमी है प्लांट के अंदर, कॉजिंग द सिम्टम्स, ये अलामतें जाहिर कर रही है, देन एडिंग, तो फिर क्या होना चाहिए कि अगर हम आयरन को ऐड कर दें टू दी सॉइल, मिट्टी के अंदर, विल इंप्रूव, तो उसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए किसके अंदर, कलर्स ऑफ लीव्स के अंदर, और प्रमोट द प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बढ़नी चाहिए। यानी कि बात वो आ जाती है कि हम देखो और कहते हैं कि जी मेरे पास एक बच्चा है, हमारे पास एक रीजन बना रहा है पढ़ने के लिए कि जी मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर इस बच्चे के पास लिखने के लिए पेन नहीं है, मैंने ये कहा कि बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा, तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास लिखने के लिए पेन नहीं है। तो अब इसकी ये तो मैंने हाइपोथेसिस दे दी कि बच्चा काम इसलिए नहीं कर रहा कि इसके पास पेन नहीं है, लेकिन इसकी डिडक्शन क्या होगी, डिडक्शन क्या होगी कि अगर इसको पेन मिल जाए तो ये काम कर लेगा, अगर वो उसको पेन मिल जाए वो काम कर लेगा, तो दैट्स मीन कि मेरा हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, सही है। लेकिन अगर उसको पेन मिल गया है फिर भी उसने काम नहीं किया तो फिर मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हमारे पास चीज होती है कि अगर हमारी हाइपोथेसिस हमने स्टेटमेंट दी है तो उसको हम कह सकते हैं अगर उसकी कमी को हम पूरा कर देते हैं तो उसके अंदर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए, वो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। तो ये होती है डिडक्शन कि अगर ऐसा होगा, इफ ऐसा हुआ तो देन ऐसा होना चाहिए या होगा, ठीक है। ये दो चीजें आ जाती है हमारे पास डिडक्शन की। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई हो कि सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम ली, प्रॉब्लम को हमने पूछा कि भाई क्या मसला है, वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद भी आ सकता है, वो किसी और के जरिए से भी आ सकता है, वो वाई वाला क्वेश्चन आया, फिर हमने उसकी ऑब्जर्वेशन की 5 सेंसेस के जरिए से। आपको ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं, और हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा बेहतर होती है। फिर हमने उसको ऑब्जर्वेशन के जरिए से हाइपोथेसिस दी और फिर हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स करने के लिए हमने डिडक्शन दी। अब क्या हो गया, अब हमारे पास इफ और देन, हमने ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई अगर तो डेफिशिएंसी होगी आयरन की तो उसको अगर हम आयरन ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कलर्स भी ठीक हो जाने चाहिए और प्लांट की ग्रोथ भी हो जानी चाहिए। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के सबसे अहम जो तरीकाकार जो स्टेप होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तजर्बा करना। क्योंकि हम साइंस के अंदर एक चीज बेसिक हमने पढ़ी थी, साइंस की डेफिनेशन अगर हम उसको देख लें तो उसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहले आती है ऑब्जर्वेशन एंड देन एक्सपेरिमेंट। हम दलील के बगैर या किसी भी तजर्बे के बगैर हम बात नहीं कर सकते हवा में, हमें साइंटिफिकली उसे प्रूव करना होता है दलील के साथ या फिर तजर्बे के साथ। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे।
इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट परफॉर्म क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल द हाइपोथेसिस। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट दी है ना, तो उस एक स्टेटमेंट को टेस्ट नहीं करेंगे, सारी स्टेटमेंट्स को टेस्ट करेंगे जो हमने हाइपोथेसिस। ऑल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, जितने भी हाइपोथेसिस दिए हैं उन सबको टेस्ट करेगी। तो क्या होगा, इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर एक हमारे पास तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। अब एक हाइपोथेसिस हमारे पास अगर ठीक हो गया ना, जैसे हमने कहा कि डेफिशिएंसी वाली बात की, तो हमारे पास एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी की वजह से ठीक हो गया। यानी कि मैं कहती हूँ कि इस वजह से हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस दिया था और रिडक्शन दी थी, हमने तजुर्बा किया तो वो ठीक हो गया। तो अगर जो बाकी हाइपोथेसिस हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के अंदर एक हाइपोथेसिस अगर प्रूव हो गया है करेक्ट तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या कर दिया जाता है, प्रूव्ड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, यानी कि जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होते हैं, यानी कि जो हमारे पास गलत है इनकरेक्ट, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड, और जो प्रूव होगा उसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट इसको आप सारा कर लें, इसमें कटिंग की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। देन साइंटिस्ट मेक न्यू रिडक्शंस, फिर साइंटिस्ट नई रिडक्शंस करते हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस। अब जो हमने एक्सेप्ट कर लिया ना, एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, प्रूव कर लिया कि भाई ये ठीक है, ये हमने कबूल कर लिया, फिर वो क्या करेंगे, देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमने जो एक्सेप्ट किया है क्या आया वो सही भी है या नहीं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है, उसको हर तरीके से तजर्बा करने की कोशिश करते हैं कि हर तरह से कोई उसको डिस्प्रूव ना कर सके। ठीक है, तो इसके जैसे करेक्टनेस, उसकी कितने फीसद वो सही है, उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं, किस हद तक ठीक है हमारा हाइपोथेसिस। वो बार बार अपनी सही वाले स्टेटमेंट को बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आंसर, तो उसमें आप क्या देखते हो, आपको पता है कि आपने आंसर ठीक, लेकिन देन फिर भी आप बार बार उसको रीड आउट करते हो कि आपके उसके अंदर से कोई मिस्टेक माइनर या मेजर ना निकले, कोई माइनर से मिस्टेक ना निकले। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस को अगेन एंड अगेन कंफर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से, ताकि वो उसकी करेक्टनेस को मेजर कर सकें। ये हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, इसको हम बाद में रीड आउट करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है और कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है। पहले हम अपनी जो स्टोरी चल रही है उसको कंप्लीट कर लें। वो हमारे पास है अब रिजल्ट। अब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तजर्बा कर लिया, अब हमारे पास आता है रिजल्ट। साइंटिस्ट क्या करेंगे, अब गैदर करेंगे डेटा को इकट्ठा करेंगे फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स। अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने तजर्बात से उन्होंने क्या किया, गैदर किया। गैदर का मतलब था इकट्ठा करना। जिनके पास डेटा आया था उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, कहाँ से, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से। तो दे यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। अब जो स्टैट्स हमने पढ़ा, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो टूल्स होते हैं हमारे पास, मोड, मीन, मीडियन वगैरह, इन सब चीजों को मैथ्स के और कंप्यूटेशनल जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उनको यूज करके क्या करेंगे, अपनी जो रिजल्ट्स हैं उनको पेश करेंगे। एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, दूसरा हमारे पास ग्राफ्स की मदद से। अब वो पूरी की पूरी कहानी तो नहीं ना, जैसे ये सारी की स्टोरी बुक में के अंदर लिखी हुई है, वो एक एक वर्ड टू रीड आउट नहीं करके बताएंगे, वो ग्राफ्स के जरिए से, ये की पॉइंट्स के जरिए से समराइज कर देंगे। यानी कि मेन बात क्या होगी कि वो समराइज करेंगे रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स हमारे पास समराइज होते हैं। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस। अब वो क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, यानी कि नंबरिंग देंगे ऐसे 1 2 3 कैसे रेफरेंसेस के, उन्होंने कहाँ कहाँ से क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन द समरी ऑफ द नॉलेज ऑफ रिसोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो उनको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिले, जहां से उन्होंने इन्फॉर्मेशन हासिल की, उसको एक एक पॉइंट के जरिए से वो रेफरेंस साथ मेंशन करते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से ली, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से ली। देन साइंटिस्ट क्या कहते हैं, पब्लिश करते हैं। अब उन्होंने रिजल्ट देना तो है ना, उन्होंने जितना काम किया वो सारा जाया तो नहीं करना। अब उसको वो क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। वो कैसे पहुंचाएंगे, पब्लिश करेंगे देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी कि साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स वगैरह के अंदर, जो अखबार या मैगजीन वगैरह होते हैं। दे आल्सो साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन देंगे बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग और सेमिनार्स वगैरह में जा। कहाँ पे सेमिनार्स करते हैं, नेशनल यानी कि मुल्क के अंदर रह के, और इंटरनेशनल मतलब मुल्क के बाहर जाके जो मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर जाएंगे, और वो जाके क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये प्रॉब्लम था, हमने इसको इस तरह सॉल्व आउट किया, और ये सारी हमारी जो रिसर्च है। अगर मैं इस सारे टॉपिक को थोड़ा सा समराइज करूं, तो अगर मेन चीज ये है कि अगर आप इसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, लेकिन अगर आप इसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा। तो स्टोरी सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, हमने उसे क्या किया, कहा कि उस प्रॉब्लम को, वो क्या है, साइंटिफिक प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हमने यूज किए वो हमारे पास है साइंटिफिक स्टेप्स, उनको हम साइंटिफिक मेथड्स कहेंगे। अगर बायोलॉजी के अंदर वो आ जाएंगे तो हम उन्हें बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। वो उनको हम 6 स्टेप्स के अंदर करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, फिर उसको हमने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बारे में स्टेटमेंट दी, फिर रिडक्शन दी, फिर हमने उसका तजर्बा किया, देन उसका रिजल्ट। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन में हमने क्या किया, वो रिकॉग्निशन क्या है कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, कि क्वेश्चन रेज हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो किसी और के दिमाग में भी आ सकता है, वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद भी आ सकता है। फिर उसको ऑब्जर्वेशन की 5 सेंसेस के जरिए से, सी, टच, फील, हेयर एंड टेस्ट। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव वो होती हैं जो हम क्वालिटी की बेस पे करते हैं, क्वांटिटेटिव वो होती हैं जो हम क्वांटिटी की बेस पे करते हैं।
तो हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर होती है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास चेंजिंग नहीं आ सकती, वो मेजरेबल होते हैं और उनको हम नंबर के टर्म्स में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। फिर हमने जो स्टेटमेंट दी कि हाइपोथेसिस कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। प्रपोज स्टेटमेंट वो आंसर ऑफ द प्रॉब्लम वो ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करनी चाहिए। वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो टेस्टेड होना चाहिए, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं और उसको हम डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि अगर हाइपोथेसिस हमारे पास सही है या गलत है, उसको प्रूव करने के लिए हमने इफ देन को यूज किया कि अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होगा और होना चाहिए। फिर हमने कहा कि जो लीफ की जो हमारे पास डिस्कलरेशन है, हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास अगर लीफ की ग्रोथ नहीं हो रही आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसकी डिडक्शन ये होगी कि अगर आयरन की कमी को पूरा कर दिया जाए तो लीफ की ग्रोथ भी हो जानी चाहिए, लीव्स के कलर्स भी ठीक हो जाने चाहिए। अभी जो हमारे पास डिडक्शन लिया हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया कि आई ठीक है या नहीं। तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया, जो उनसी स्टेटमेंट हमारे पास हाइपोथेसिस की ट्रूथ थी उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, और जो हमारे पास सही नहीं थी वो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होगा उसे बार बार कंफर्म किया जाएगा करेक्टनेस के जरिए से, बार बार टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके। अब वो करने के बाद साइंटिस्ट ने काम कर लिया, उनको पता चलेगा जी क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट के अंदर ने क्या किया, अपने रिजल्ट को समराइज किया, छोटा किया और उसको जाके मीटिंग्स में या फिर प्रेजेंट किया। फाइंडिंग फिर पब्लिश उन्होंने क्या किया, किस तरह से रिजल्ट दिया, अपनी पब्लिश फाइंडिंग्स यानी कि अपने जर्नल्स और सेमिनार्स वगैरह बुक्स के अंदर उनको पब्लिश कर दिया, यानी कि छाप दिया। फिर क्या किया, जनरल उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी कहाँ पे, नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स के अंदर, ताकि वहां पे उनके जो वर्क को है जाना पहचाना जा सके और लोग इसको काम में लेके आए और उससे फायदा उठा सके। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज।